Hello everyone, welcome to Flag Roof of Education. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for our latest updates. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मई मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP के अनुसार बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में 117 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूची में भारत 53वें स्थान पर है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत का स्कोर है 49। बात करें IBP की तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस दिवस की शुरुआत 1923 में चेन्नई से की गई थी और यह दिवस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस को इंटरनेशनल वर्कर्स डे, इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के बीच पहली बार किन 2 स्थानों के बीच ट्रेन चलाई गई? तो यह ट्रेन चलाई गई तेलंगाना से झारखंड के बीच। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस ट्रेन को श्रमिक स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है और यह ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन के बीच लगभग 1200 श्रमिकों को लेकर चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किस संस्था के द्वारा यस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा की गई है और इस डिपार्टमेंट की स्थापना मई 1971 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपको बता दें कि यस कार्यक्रम से तात्पर्य ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है थलप्पील प्रदीप ने और थलप्पील प्रदीप को नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि निक्केई एशिया पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में यह पुरस्कार थलप्पील प्रदीप को मिला है। इसके अलावा संस्कृति और समुदाय श्रेणी में यह पुरस्कार राम प्रसाद कदेल जो कि नेपाल के हैं उन्हें दिया गया है और आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार श्रेणी में यह पुरस्कार एंथनी टेन एंड टेन होइलिंग जो कि मलेशिया शहर को दिया गया है। बात करें निक्केई एशिया पुरस्कार की तो इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, यानी इसकी शुरुआत 1996 से हुई है और यह पुरस्कार जापान के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? तो यह रोजगार सबसे ज्यादा प्रदान किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस योजना में 2nd स्थान पर है राजस्थान और 3rd स्थान पर है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के द्वारा ग्राम को शहर के अनुसार सुख सुविधा प्रदान करना है, जिससे ग्रामीणों का पलायन रुक सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था और अगले वर्ष 2 फरवरी 2006 से इसे लागू कर दिया गया। पहले चरण में इसका क्रियान्वयन वर्ष 2006-07 में 27 राज्यों के लगभग 200 जिलों में किया गया था और बाद में 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। 31 दिसंबर 2009 को इस योजना के नाम में परिवर्तन कर इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा कर दिया गया। ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में परिवहन भत्ता का प्रावधान किया गया है। ध्यातव्य है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। मनरेगा का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जिसमें जॉब कार्ड पंजीयन कार्ड 5 वर्षों के लिए वैध होता है। मनरेगा के तहत प्रत्येक राज्य में मजदूरी की दर अलग अलग है एवं इसमें रोजगार के दौरान किसी कामगार की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 25,000 रुपए का मुआवजा भी दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप इस बात को नोट करें कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल चकहाव को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है मणिपुर के काले चावल चकहाव को। आपको बता दें कि GI टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है
या किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है या वह उसका मूल स्थान हो। अर्थात जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह टैग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT अर्थात उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को नोट करें कि वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। साथ ही आपको बता दें कि भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, बाद में इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके साथ ही हाल ही में 3 और चीजों को यह जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें पहला है जम्मू कश्मीर का कश्मीरी सैफरॉन, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह केसर कश्मीर के पुलवामा, बड़गाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर जैसे हिस्सों में उगाया जाता है। कश्मीरी केसर एक बेहद कीमती और महंगा उत्पाद है। आपको बता दें कि ईरान केसर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है और इस मामले में भारत काफी करीबी प्रतियोगी रहा है। एक स्पाइस यानी मसाले के रूप में कश्मीरी केसर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कश्मीर में कुल 3 तरह के केसर पाए जाते हैं, जिसमें पहला है लच्छा केसर, दूसरा है मोगरा केसर और तीसरा है गुच्ची केसर। इसके साथ ही यह जीआई टैग गोरखपुर के टेराकोटा, जो कि गोरखपुर में दोमट मिट्टी से बनाए जाने वाले उत्पादों को दिया गया है, और साथ ही तमिलनाडु की कोविलपट्टी कदलई मिट्टई नामक एक मिठाई को दिया गया है, जो कि गुड़ और मूंगफली से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? कविता सिंह, शोभना नरसिम्हन, विमन बागची या उपर्युक्त सभी? तो इसके लिए इन तीनों को चुना गया है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना 1780 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज, यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार शर्मा को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है गिरिधर अरमानी को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 3 मई को, अर्थात सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष इस दिवस की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 का आयोजन नीदरलैंड के द हेग में किया गया था और इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, आप इस बात को भी याद रखें कि द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 को स्थगित कर दिया गया है, अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो अब इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। और बात करें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 की, तो इसका आयोजन 1 से 7 अगस्त 2021 को किया जाना था और यह आयोजन पोर्ट ऑफ स्पेन के 2 जगह ट्रिनिडाड और टोबैगो में किया जाना था। फ्रेंड्स, बात करें इसके स्थगित होने की वजह की, तो हाल ही में 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गिरीश कुबेर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिल्ली दैट नो वन नोज पुस्तक के लेखक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रोनाल्ड विवियन स्मिथ। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आरवी स्मिथ ने इसके साथ ही लिंगरिंग चार्म ऑफ दिल्ली, मिथ, लॉर एंड हिस्ट्री और जैस्मिन नाइट्स एंड द ताज जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों को भी लिखा है और आरवी स्मिथ की अधिकतर पुस्तक का संबंध दिल्ली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। लिस्ट में आप देख रहे हैं कि 3028 पॉइंट्स के साथ और 116 की रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया इसमें पहले स्थान पर है। न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, इंडिया तीसरे स्थान पर, इंग्लैंड चौथे स्थान पर और श्रीलंका 5वें स्थान पर है। बात करें ओडीआई रैंकिंग की, तो ओडीआई रैंकिंग में इंग्लैंड पहले स्थान पर, इंडिया दूसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। और T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर और इंडिया तीसरे स्थान पर है। बात करें आईसीसी की, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन है शशांक मनोहर और सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसका नामकरण भारतीय मूल की एक छात्रा वेनिजा रूपानी ने किया है? तो इसका नाम है इंजेन्यूटी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात करें नासा की तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और प्रेजेंट में इसके हेड है जिम ब्रिडेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हैडली मेडल प्रदान किया गया है? तो यह मेडल प्रदान किया गया है रॉस टेलर को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 से अधिक मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अजय तिर्की को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में संसदीय लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अधीर रंजन चौधरी को। और आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक होगा। लोक लेखा समिति को पहली बार 1921 में गठित किया गया था। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है, जो इन 22 सदस्यों में से ही एक होता है। नियमों के मुताबिक कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता और इस समिति का मुख्य कार्य संसद के द्वारा भारत सरकार को खर्च के लिए दिए गए अनुदान का लेखा परीक्षण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें आईओसी की तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में किन भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, उपर्युक्त सभी। तो यह पुरस्कार उपर्युक्त सभी को दिया गया है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार जो है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन जैसी अचीवमेंट के लिए प्रदान किया जाता है और पहली बार यह पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह जो पुरस्कार है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूज़पेपर पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर के प्रोविजन में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है अशोक माइकल पिंटो को। बात करें आईबीआरडी की तो आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके प्रेसिडेंट है डेविड माल्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा प्रारंभ किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने मालदीव की राजधानी माले के लिए अपने 2 जहाज आईएनएस जलस्व एवं आईएनएस मगर को भेजा है। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान प्रारंभ होगा। रक्षा सूत्रों की माने तो यूएई में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भी 2 जहाजों आईएनएस शार्दुल और आईएनएस ऐरावत को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी नेवी द्वारा 2015 में यमन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन राहत, जबकि 2006 में लेबनान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 को स्थगित किए जाने के बाद अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो अब इसका आयोजन 2021 में किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें BWF 2021 की तो इसका आयोजन 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 को किया जाएगा और यह जो आयोजन है वो स्पेन के हुवाई के कैरोलिना मारिन स्टेडियम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। और आपको बता दें कि बीते दिनों सरकार ने तरुण बजाज को आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के तौर पर भी नामित किया है। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो इसके तहत 5 राज्यों को जोड़ा गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 1 जून 2020 से पूरे भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। इस कार्ड को लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही तरह का राशन कार्ड होगा। प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2020 से देश के 12 राज्यों में की गई थी और हाल ही में 1 मई 2020 से 5 और राज्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत देश भर में उपभोक्ताओं को एक ही राशन कार्ड दिया जाएगा। वे देश के किसी भी हिस्से में उस राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं। इस योजना के तहत राशन कार्ड पूरे देश में मान्य हो जाएगा। इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा,
तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस योजना से गरीब, मजदूर और ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोजगार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था फुटबॉल से। आपको बता दें कि चुन्नी गोस्वामी भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय फुटबॉल टीम को 1962 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके अलावा उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था और साथ ही चुन्नी गोस्वामी को 1963 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किस भारतीय खिलाड़ी को फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यह नॉमिनेट किया गया है सानिया मिर्जा को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सानिया मिर्जा यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है और सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए एशिया ओशिनिया क्षेत्र से नॉमिनेट किया गया है। साथ ही एशिया ओशिनिया क्षेत्र से इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडलिन ऐसी दूसरी खिलाड़ी हैं जो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो यह डे मनाया जाता है 2 मई को और दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर विश्व ट्यूना दिवस मनाने का निर्णय लिया था। दुनिया भर में असाधारण और विशेष मानी जाने वाली मछलियों की ही एक प्रजाति है टूना मछली, जो आर्थिक रूप से बेहद अहम है। यह मछलियां वार्म ब्लडेड होती हैं एवं इनकी विशेषता यह है कि ये शार्क से अपना बचाव करने के लिए डॉल्फिन के झुंड के साथ चलती हैं। अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर में इनकी लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और आपको बता दें कि डीआरडीओ ने इसका नाम यूवी ब्लास्टर रखा है। इसे दिल्ली स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने गुरुग्राम स्थित न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। आपको बता दें कि इस टावर को हाई इन्फेक्शन प्रोन्स एरिया में तेजी से और केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए विकसित किया गया है। इसका उपयोग ऑफिस, लैब, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, होटल, फैक्ट्री, मेट्रो जैसी जगहों तथा इनमें रखे गए उत्पादों को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आइडियाथॉन का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत और आपको बता दें कि इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान NIUA ने किया है। इस आइडियाथॉन का आयोजन नदी प्रबंधन का भविष्य यानी द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर आधारित था। किस मंत्रालय ने प्रोफेसर BV लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक का विमोचन किया है? तो इस बुक का विमोचन किया है संस्कृति मंत्रालय ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इसका विमोचन महान आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर BV लाल के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया। प्रोफेसर लाल का जन्म 2 मई 1921 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। प्रोफेसर लाल को वर्ष 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 से 1972 तक वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के महानिदेशक भी रहे हैं और साथ ही उन्होंने यूनेस्को की विभिन्न समितियों में भी काम किया है। बीते दिनों किसने किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है CSIR ने और आपको बता दें कि इस ऐप को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की लैब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI ने विकसित किया है। इस ऐप को शुरू करने का अहम मकसद किसानों को सप्लाई चेन और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ना है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 5 मई को और आपको बता दें कि यह दिवस हर साल मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, लेकिन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने निर्णय लिया है कि अब से प्रतिवर्ष यह दिवस 5 मई को ही मनाया जाएगा। इस वर्ष के विश्व अस्थमा दिवस की थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स और साथ ही आपको बता दें कि 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया जाता है। इस वर्ष के इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे की थीम है मिडवाइफ्स विद वुमेन, सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, अवर टाइम इज नाउ। यहाँ मिडवाइफ्स का तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो प्रसव के दौरान नर्स अथवा दाई की भूमिका निभाते हैं। इसमें अधिकतर महिलाएं शामिल होती हैं। 5 मई को किस महान व्यक्ति की 202वीं जयंती मनाई गई? तो यह जयंती मनाएगी कार्ल मार्क्स की। आपको बता दें कि 5 मई को महान समाजशास्त्री और दार्शनिक कार्ल मार्क्स की 202वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। कार्ल मार्क्स के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जिनमें फिलॉसफी ऑफ डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू और डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास स्ट्रगल शामिल हैं। मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर प्रकृति की द्वंद्वात्मकता अर्थात डायलैक्टिक्स ऑफ नेचर का विश्लेषण किया था।
हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं लॉन्च की हैं? तो यह योजनाएं लॉन्च की हैं झारखंड की सरकार ने। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार के सृजन के लिए इन योजनाओं को लॉन्च किया है। इन 3 योजनाओं के नाम हैं विरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर सहित पोटो हो खेल विकास योजना। इन योजनाओं का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार का सृजन करना है। एनजीएमए के संग्रह से नामक वर्चुअल कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध है संस्कृति मंत्रालय से। और आपको बता दें कि एनजीएम से तात्पर्य नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से है। दरअसल राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय लॉकडाउन के दौरान अपने संग्रह की दुर्लभ कलाकृतियों की प्रदर्शनी करने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस वर्चुअल कार्यक्रम के इस सप्ताह की थीम है आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है। गौरतलब है कि इसी सप्ताह 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती भी मनाई जाएगी। हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना का पहला हिंदू पायलट कौन बना है? तो यह बना है राहुल देव। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ गैर मुस्लिम नागरिकों ने पाकिस्तान में कुछ ऊंचे ओहदे हासिल किए हैं। 2019 में सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज बनी। वे सिविल जज बनने वाली पहली हिंदू महिला हैं। 2018 में महेश कुमार मलानी ने सिंध प्रांत से राष्ट्रीय सभा को चुनाव जीता था। पाकिस्तान के चुनाव इतिहास में ऐसा करने वाले वे पहले हिंदू नागरिक हैं। इससे पहले 2006 में पाकिस्तानी सेना के रेंजर अमरजीत सिंह ने बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लिया था। बताया जाता है कि वे पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाले सिख नागरिक हैं। कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया के विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस मिशन का प्रारंभ किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन का प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार ने 7 मई से 13 मई के बीच वंदे भारत मिशन नामक इस मिशन को प्रारंभ किया है। इस मिशन के तहत नेशनल एयरलाइंस के 64 विमानों को पहले चरण में दुनिया भर में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का कार्य सौंपा गया है। यह नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि यह रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन इनका भुगतान पैसेंजर के द्वारा किया जाएगा। साथ ही भारत में बोर्डिंग से पहले भी सभी विमानों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती कब मनाई गई? तो यह जयंती मनाई गई 7 मई को। और आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। हाल ही में टैगोर की 159वीं जयंती के अवसर पर गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकैबुलरी नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। उनके गीतों को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उन्हें अपनी काव्य रचना गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इस उपलब्धि के साथ ही टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति बने। 7 मई को विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर्स प्लांट में हुए एक विषैले रसायन के रिसाव की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस रसायन का नाम क्या है? तो इस रसायन का नाम है स्टायरीन। स्टायरीन दरअसल एक सिंथेटिक केमिकल है। इसे विनाइल बेंजीन, एथिनल बेंजीन, सिमेनीन अथवा फिनाइल इथाइलिन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कलरलेस और फ्लेमेबल लिक्विड है जो आसानी से वाष्पित हो जाता है। स्टायरीन कुछ लिक्विड्स में तो घुल जाता है, लेकिन पानी में यह आसानी से नहीं घुलता। इसका उपयोग रबर, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, पाइप्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फूड कंटेनर्स जैसे उत्पादों को बनाने में किया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा शब्द फेलुदा का संबंध किससे है? तो यह एक टेस्टिंग किट है। दरअसल फेलुदा भारत का पहला पॉकेट फ्रेंडली पेपर टेस्टिंग किट है। इस टेस्ट किट को CSIR के वैज्ञानिकों की टीम ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह परीक्षण किट कोविड-19 के टेस्ट का रिजल्ट देने में मात्र 30 मिनट का समय लेती है, जबकि RT-PCR किट लगभग 4 से 5 घंटे का समय लेती है। इसके अलावा फेलुदा किट RT-PCR आधारित टेस्टिंग किट की तुलना में 3 से 5 गुना सस्ती है और थोड़े समय में सटीक परिणाम देने के लिए यह किट काफी लाभदायक साबित हुई। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे यंग कैरियर अवार्ड 2020 दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है सौरभ लोढ़ा को। और आपको बता दें कि सौरभ लोढ़ा IIT बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उन्हें यह पुरस्कार लॉजिक ट्रांजिस्टर तकनीकों के विकास के योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है। किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने मई मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो की PDF की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।